हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे जीईआरडी मींस गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के बारे में। इन शॉर्ट हम इसको जीआरडी बोलते हैं और ये आपके क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है। दिस इज क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ बेयर। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एसिड है और आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है आपका बाइल से, वो क्या होता है आपका बैकफ्लो होकर के इसोफेगस में आना शुरू हो जाता है ना। जैसे कि आपका जो स्फिंक्टर है, आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बैकफ्लो होकर आपका गैस्ट्रिक जो कंटेंट है, जो आपका बाइल है, जूस है, एसिड है, वो क्या होता है बैकफ्लो होकर आपके इसोफेगस यानी कि आपके फूड फाइबर में आ जाता है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और जो आपके सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको हार्टबर्न मींस आपको मिडिल चेस्ट में क्या होगा, आपको जलन होगी और स्टर्नम के पास रिगर्जिटेशन, बार बार आपका वो फूड है वो आपको हिचकफाएगा, आपको क्या आएंगे है ना, आपको हिचकी आएगी और आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा इसकी वजह से। ठीक है। और सो यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, जैसा कि फर्स्ट में है जो आपका नॉर्मल है, यहाँ पर आपका जो स्पिंटर है वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया आफ्टर कंटेंट आपका गैस्ट्रिक में आने के बाद। बस सेकंड इमेज में क्या दिखा रहा है, आपका जो स्पिंटर है वो ओपन है और ओपन होने की वजह से आपका यूसोफेगस जो फूड पाइप है वहां पर आपका वापस से पार्टिकल आपका बैकफ्लो हो रहा है। जबकि जैसे ये स्टोमक में आने के बाद आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसको क्लोज हो जाना चाहिए, पर कुछ रीजन की वजह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिर डिसऑर्डर होने की वजह से क्लोज नहीं हो पाता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, वीक लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। अब जो आपका इसोफेजियल स्पिंटर है वो वीक होना ना, एक इसका ये कॉज हो गया। देन डिले स्टोमक एम्प्टी। अब जो स्टोमक एम्प्टी है वो डिले हो सकता है, या फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप डेफिकेशन नहीं जाते हो टाइम से, या एनी अदर रीजन हो सकता है। हाइटियल आपका हाइटल हर्निया भी हो सकता है एक रीजन। एबनॉर्मल इसोफेजियल कॉन्ट्रेक्शन, जो आपका इसोफेजियस का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो एबनॉर्मल होना एक कारण आपका ये भी हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका ओबिसिटी, मोटापा, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आपका हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन आती है जैसे एंटीहिस्टामाइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये मेडिसिन से भी आपको हो सकता है। डाइट, स्पेशली स्पाइसी डाइट खाना, फास्ट फूड वगैरह और जंक फूड लेना। चॉकलेट हो गया, कैफीन और अल्कोहल भी यहाँ पर आपको एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। सो कॉजेस क्या क्या है, वीक लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, डिलेड स्टोमक एम्प्टी, हाइटल हर्निया, एबनॉर्मल इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन, रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि एंटीहिस्टामाइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइट में आपका स्पाइसी फूड लेना, और चॉकलेट हो गया, कैफीन हो गया, कैफीन स्पेशली कॉफी में भी होता है, और अल्कोहल का कंजप्शन करना। देन नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें आपका आ जाएगा हार्ट बर्न होना, आपकी मिड चेस्ट में आपको बर्निंग होना, जलन होना, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और सोल लिक्विड, जो आपका फूड है उसका रिगर्जिटेशन होना, वापस से आपके इसोफेगस में आना। जब आपको जब वो वापस से आएगा तो उस समय आपको क्या होगा, हिस्कफ होना, हिस्की होना, और साथ ही साथ आपको एकदम जलन महसूस होना, मुंह में आपको होंगे एसिड वापस आ रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है इसकी वजह से। देन डिफिकल्टी ऑफ सोलविंग, निगलने में भी आपको डिफिकल्टी होना, चेस्ट पेन आपको होना, और क्रोनिक कफ, आपको कफ होगा वो कि आपका क्रोनिक रहेगा। लैरिंजाइटिस आपको हो सकता है। न्यू और वर्सनिंग अस्थमा, जो आपका अस्थमा है वो न्यू हो सकता है, और वर्सनिंग डेंजरस कंडीशन का भी आपको हो सकता है। डिसरप्टेड स्लीप, साथ ही आपका स्लीप में भी डिस्टरबेंस होगा, स्लाइवेशन भी आपको हो सकता है। और देन हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। दूसरा इसमें क्या है, टेकिंग, ज्यादातर आपने दूसरा ये चीजें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। और दूसरा आपको बर्पिंग जैसे छोटे बच्चे रहते हैं वो बर्पिंग करते हैं ना, उनके मुंह से झाग निकलता है, वो भी एक आपका रीजन, वो भी एक यहाँ पर आपका सिम्टम्स हो सकता है। हिस्कफ हो सकता है, नोसिया हो सकता है आपका, और कुछ आपकी वेट लॉस हो सकता है अननोन रीजन की वजह से, क्योंकि आप
फूड को प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है तो आपको वेट लॉस और वीकनेस भी हो सकता है, खाना आपको नहीं खिलाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको होगी, राइट। तो ये सारे सिम्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देन हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस के बारे में, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो फर्स्ट है आपका इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, मेजर एसिड इन द इसोफेगस। अब इसोफेगस में आपका एसिड कितना है, एक्सेसिव एसिड का सिक्रेशन तो नहीं हो रहा, वो आपको मेजर करना होता है, एसिड का आपका अमाउंट। और एंडोस्कोपी, जिसमें हम विजुलाइज एग्जामिनेशन करते हैं इसोफेगस का, स्टोमक का, ड्यूडेनम का, स्मॉल इंटेस्टाइन का विजुलाइज करते हैं। इसोफेजियल मैनोमेट्री, इसोफेजियल मैनोमेट्री वो होती है जिसमें हमारा एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और उसके टिप पर एक मीटर लगा होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कितना, उसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको क्या करता है, वो मॉनिटर करता है। बेरियम सेलो एक्सरे को विजुलाइज करने के लिए, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, हम इसका ओरली इनटेक करते हैं। ब्रेवो वायरलेस पीएच मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है आपका एक जैसे एक हमने भी पिछले उसमें देखा था, मेजर करने के लिए एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसको हम चेस्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल आपका डिवाइस होता है जो कि आपको ऑटोमेटिकली 48 आवर तक मेजर करता है आपके पीएच लेवल को ना, विदाउट नीड कैथेटर। इसमें कैथेटर को हमको या गाइड वायर को हमको ओरल से इसोफेगस तक डालने की जरूरत नहीं रहती, कैप्सूल के जैसा होता है जो कि आपका वायरलेस होता है, राइट। देन हम देखेंगे लाइफ स्टाइल चेंज, कुछ हमको लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके भी हम मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं, जैसे कि वेट लॉस, वेट को लॉस करते मैनेजमेंट, वेट लॉस करना है आपको, जिसकी वेट लॉस करने की वजह से भी आपको बहुत सारी डिसीज से वो आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड, जो आपका बेड का हेड है वो आपको एलिवेट करना है, अपराइट पोजीशन में रखना है। अवॉइडिंग फूड एंड ड्रिंक दैट ट्रिगर रिफ्लेक्स, है ना, अवॉइड करना है आपको फूड को, ड्रिंक को, जो कि रिफ्लेक्स को कर रहे हैं, जैसे स्पाइसी फूड हो गया ना, उसके बाद फिर अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, इनको आपको स्टॉप करना है। ईटिंग स्मॉलर मील, थोड़ा थोड़ा खाना आपको फ्रिक्वेंटली खाते रहना है। अवॉइडिंग लाइंग डाउन आफ्टर मील, खाना खाने के तुरंत बाद आपको एकदम बिस्तर पे जाकर लेट नहीं जाना है, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा टहल लेंगे, आसपास घूम फिर आए, उसके बाद फिर लगभग खाना खाने के 1 घंटे बाद आप सोए। तुरंत खाना खाने के बाद आपको नहीं सोना चाहिए, वैसे भी आप हेल्दी हैं तब भी नहीं सोना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि आपको कोई डिसीज ना हो। खाना आपकी एक्टिविटी होगी फिजिकल तो वो अच्छे से आपका डाइजेस्ट भी हो जाता है। अगला आता है आपका मेडिकेशन। मेडिकेशन एंटासिड मेडिसिन वो होती हैं जो कि आपके एसिड को कम करती हैं, दिस इज एंटासिड, जैसे कि आपके आ जाती हैं हॉस्पिटल्स में, आप भी जैसे यूज करते होंगे, एंटासिड मेडिसिन आ जाती हैं ना, जैसे कि आपके कुछ सिरप वगैरह आती है, एंटासिड सिरप आती है, उनका हम यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या करती है, आपके एसिड को कम करती है। ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जो कि आपके एसिड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे हार्टबर्न हो गया, इंडाइजेशन हो गया, फूड को न्यूट्रलाइजेशन हो गया, है ना, स्टोमक का, और हम इनको रिकमेंड करते हैं आपके एसिड को कम करने के लिए। एंटासिड आपकी होती है, जैसे मायोलॉक्स आती है, माइलोंथा आती है ना, तो ये सारी आपकी मेडिसिन आती है। फिर दूसरा आ जाता है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीईस, है ना, जैसे आपका पेंटोप्रोजोल आता है, ओमिप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, जिसके आगे भी जोल लगा हुआ है, ZOLE जोल, है ना, पेंटोप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, इसमोप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, ये जो सारी मेडिसिन आती हैं इसमें क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती है। इनका क्या काम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इस डिसीज के लिए, एसिड रिफ्लक्स डिसीज के लिए। और ये जो क्या करती हैं आपका रिड्यूस करती हैं आपके एसिड का प्रोडक्शन, और आपके स्टोमक में जो एसिड का प्रोडक्शन उसको रिड्यूस करती है बाय द एक्टिंग ऑन सेल्स, आपके सेल्स पर एक्ट करती है और एसिड रिलीज। This drug irreversibly inhibit the proton pump, reducing the transport of hydrogen. देन अगली आपकी जो ड्रग आती है एसिड सप्रेसेंट, है ना, कुछ जो मेडिसिन आती है वो हमारे एसिड को सप्रेस करती, एसिड को कम करती, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए आपका आता है रेनिटिडिन, है ना, निचाटाइडिन, फेमोटाइडिन, ये सारी मेडिसिन क्या होती है, आपको सप्रेस करती, कम करती है या उसको ब्लॉक करती है, एंटागोनिस्ट आपकी
हिस्टामाइन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट ब्लॉकर होती है, जो कि आप हिस्टामाइन केमिकल को रिलीज होने से क्या करती है, हिस्टामाइन केमिकल रिलीज इन द बॉडी अंडर डिफरेंट कंडीशन बट पार्टिकुलरली ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के टाइम पर ज्यादा होता है तो स्टमक कैन रिलीज मोर एसिड, स्टमक क्या करता है, मोर एसिड को बनाना शुरू कर देता है, तो इसको क्या करती है, ब्लॉक करने का काम करती है, स्टमक प्रोड्यूस को रिड्यूस करती है और आपके एसिड प्रोडक्शन को। देन प्रोकाइनेटिक वो मेडिसिन होती हैं जिससे कि हम स्टोमक को आपको मोर रैपिडली उसको क्या बोल सकते हैं, उसको लूज मोशन के लिए, और पेट की जो रहती है उसको, जैसे प्रोकाइनेटिक हो गया है ना, प्रोबायोटिक हो गया, तो उसके लिए हेल्पफुल होती है, रैपिडली आपका एम्प्टी करती है आपके स्टोमक को, और एम्प्टी मोर रैपिडली एंड हेल्प टाइटन द बॉल्व। साथ ही साथ जो आपका बॉल्व होता है इसोफेजियल, उसको क्या करती है, टाइट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए उसको हेल्पफुल होती है इसोफेगस वाल्व को, और इंक्रीज करती है प्रेशर को, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके प्रेशर को भी इंक्रीज करती है ना, बिटवीन द लोअर इसोफेजियल वॉल्व एंड मसल्स। ओके, फिर आती है आपकी प्रो मोटिलिटी। ड्रग वर्क बाय द स्टिमुलेटिंग मसल्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें जो मसल्स होती हैं उसको क्या करती हैं, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो मसल्स है उसको इंक्लूडिंग, जैसे आपका इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, और स्टोमक हो गया, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करती है आपकी मसल्स को ऑन प्रोमोटिलिटी ड्रग, जैसे कि आपका आता है मेटोक्लोप्रामाइड है ना, रेगलोन के नाम से आप जानते हैं इसे, मेटोक्लोप्रामाइड के नाम से आती है, अप्रूव्ड, बहुत ही ज्यादा यूज होती है, ज्यादातर इसके ही हम यूज करते हैं, मेटाक्लोप्रामाइड रेगलोन का, रेगलान ना, आपने जनरली यूज किया होगा, या नाम आपने सुना होगा। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है आपके लोअर इसोफेजियल स्पिंटर को, इंक्रीज करती है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, वो क्लोज हो, वापस से आपका बैक फ्लो को वो प्रिवेंट कर पाए। देन आती है आपकी प्रो काइनेटिक, हमारा हो गया। तो ये सारी मेडिसिन आपकी यूज होती है, ज्यादातर आपका चॉइस ऑफ ड्रग में आ जाता है आपका एंटासिड हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, राइट, तो इनका हम ज्यादा यूज करते हैं, पेंटोप्रेजोल, लेमिप्रोजोल हो गया, एंटासिड, आपकी जो साइरप्स आती हैं उनका भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, राइट, जैसे कि डाइजिन वगैरह आती है ना, तो इनका हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर। सर्जरी में आपकी फर्स्ट जो होती है फंडोप्लिकेशन। द टॉप ऑफ द स्टोमक इज रैप्ड अराउंड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, स्ट्रेंथन इट। अब जो आपका लोअर स्टोमक जो होता है, जहां पर आपका इसोफेजियल होता है, आपका इसोफेगस और स्टोमक का जहां पर अटैचमेंट होता है, उसको क्या कर देते हैं हम, टाइट उसको रैप कर देते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, दिस इज नॉर्मल है। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ से ओपन करके एक जो हमारा आर्टिकल्स होता है उसका हम यूज करके इंस्ट्रूमेंट का, और डिसेक्शन एंड क्लोजर ऑफ द हाइटस, जो हाइटस है उसको क्या किया हमने, डिसेक्शन किया, उसको हमने क्लोजर किया, और देन अगला आता है रैपिंग ऑफ द फंडस अराउंड द इसोफेगस। जो फंडस है उसको हमने इसोफेगस के अराउंड क्या कर दिया, रैप कर दिया टाइट, और ये कंप्लीटली आपके यहाँ पर टाइट हो गया है। दूसरा आता है आपका लिंक्स डिवाइस। ये रिंग मैग्नेटिक बैंड इज प्लेस अराउंड द एलियस टू प्रिवेंट रिफ्लक्स। अब इसमें क्या होता है, आपका एक रिंग मैग्नेटिक आपका डिवाइस होता है, जिसको हम क्या कर देते हैं, अटैच प्लेस कर देते हैं आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास, जिससे कि वो रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करता है। देन आता है आपका एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जो आपकी कुछ प्रोसीजर्स होती है, जैसे वेरियस टेक्निक टू इम्प्रूव एलियस फंक्शन, जो कि आपके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स। सर्जरी टू क्रिएट बैरियर प्रिवेंटिंग द बैक ऑफ स्टोमक एसिड, जो जिसका नाम है आपका एंडोचिन कैंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन, अजीब सा नाम है।
एंडोजिन कैंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशंस, है ना। तो ये जो सर्जरी होती है इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट मिनट। अब इसमें क्या होता है, आपका एक लाइक आपकी मिनिएचर शेविंग की जैसी होती है, जिसमें आपकी एक मशीन आती है जिसको हम क्या करते हैं, अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और ये मशीन में आपका कैमरा फिटिंग होता है और ये जो मशीन में हम क्या करते हैं, एक सूचर मार देते हैं, एक स्टिचेस लगा देते हैं जहां पर हमारा जो स्टोमक की जो वॉल है वो क्या हुई है, वहां पर लूज हुई, जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। एक हमें आर्टिकल्स डिवाइस को हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जो मसल्स यहाँ से लूज हो गई थी, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से, तो इसमें हमने क्या किया, एक सूचर मार दिया, उसको हमने टाइट कर दिया, ये कम्प्लीटली आपका सूचर हो गया। और फाइनली आप इस इमेज में देखो इस तरीके से कुछ आपके फाइनल हो जाती है। इसको सूचर करके हम टाइट कर देते हैं, जो आपकी वीक स्पिंटर होता है जहाँ की मसल्स कमजोर होती है, उसको सूचर मटेरियल का यूज करके टूगेदर एक साथ उसको बाइंड करके टाइट करके हम उससे बांध देते हैं, नोट लगा देते हैं, राइट। और ये आपका प्रिवेंट करती वापस से आपके बैक फ्लो होने को। फर्स्ट में हमने देखा इंट्रोड्यूसिंग म्यूकोजल टिश्यू, सक्शन किया हमने, निडल इंसर्ट की, पेनिट्रेट किया और सूचर ऑफ टू गैस्ट्रिक फोल्ड, है ना, सूचर को हमने टू गैस्ट्रिक फोल्ड में किया और सिक्योरिंग नोड हमने बांध दिया, ये आपकी मसल्स जो है वो टाइट हो गई। इस तरीके का आपके डिवाइस होता है जिसमें एक आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ठीक। और एक नॉन फ्लेक्सिबल भी होता है जिसमें हम उसको डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, छोटा सा हमको ओपनिंग करना होता है गैस्ट्रिक कैविटी में, मसल्स में, ओके। दूसरी एक प्रोसीजर आती है आपकी जिसको हम बोलते हैं स्कार टिश्यू इन द इसोफेगस, है ना, स्ट्रेटा प्रोसीजर। स्ट्रेटा प्रोसीजर में क्या होता है, आपका एक आपका बलून लाइक एक हम इन्फ्लेट करते हैं, जो कि आपका एक विथ इलेक्ट्रोड के साथ इसको हम इंसर्ट करते हैं, जैसा कि फर्स्ट इमेज में दिखाया गया। इसको हम इसके साइड राइट साइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, मिडिल में आपके एक बलून होता है जिसको हम प्लेस करते हैं इसोफेजल स्पिंडर के पास और रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, उसके बाद हम इस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको अप्लाइड करते हैं, देन टाइटन जंक्शन प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स, बाद में जो जंक्शन है वो टाइट हो जाता है जो कि प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्स को, पर वापस से ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये उतना इफेक्टिव वर्क नहीं करता है, उतना इफेक्टिव उतना कारगर नहीं होता है। देन अगला जो पॉइंट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग का इसमें क्या रोल होगा, तो फर्स्ट वन आपका आ जाएगा असेसमेंट, इवेल्युएट सीवियरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम, आपको सिम्टम्स कौन कौन से हैं उनका आपको मॉनिटर करना है, नोजिया, वोमिटिंग है, रिगर्जिटेशन है, हिचकअप वगैरह है ना, तो ये सारे आपको सिम्टम्स वगैरह, लॉस ऑफ एपेटाइट है, कंप्लीटली आपको असेसमेंट करना है, सिम्टोमेटिक आपको पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करना है और सिम्टोमेटिक भी आपको ट्रीटमेंट करना है, मॉनिटर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो भी आपको मॉनिटर करना है, और आफ्टर यदि सर्जरी हुई है तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना है आपको, मेडिकेशंस वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करना है, आपको वुंड की केयर वगैरह भी करना है, बैंडेजिंग वगैरह, ड्रेसिंग, पेशेंट को एजुकेट करना है लाइफ स्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में, कैसे कैसे उसे खाना खाना है, किस तरीके से वो इससे प्रिवेंट कर सकता है, कौन कौन सी जो इरिटेंट हैं उनको उसको अवॉइड करना है जिसकी वजह से ज़्यादा डिसीज होने के चांस होते हैं, और पेशेंट को और उसकी फैमिली को भी एनकरेज करना है ना, इमीडिएटली आपको डायरेक्टली खाना खाने के बाद सोना नहीं है, आफ्टर मील लेने के बाद थोड़ा सा आपको वॉकिंग करना है या फिर सिटिंग पोजीशन में या फिर सेमी फोल्डर में अपराइट पोजीशन में रहना है, मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, अब जो मेडिकेशन दिए उनका कोई एडवर्स इफेक्ट है या सर्जरी का एडवर्स इफेक्ट है, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी आपको मॉनिटर करना है, राइट, अंडरगोइंग सर्जरी, एजुकेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप केयर हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजों के बारे में आपको एजुकेट करना है, देन एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में एजुकेशन देना है, हेल्थ चेक देना है, रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम कॉम्प्लिकेशन एंड व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प, कॉम्प्लिकेशंस को आपको रिकॉग्नाइज करना है, सिम्टम को रिकॉग्नाइज करना है, और जब भी आपको नेसेसरी या रिक्वायरमेंट है मेडिकल की आप हेल्प ले सकते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन यूजेस इन पोटेंशियल साइड इफेक्ट, प्रॉपर आपको मेडिकेशन यूज करना है, और जो भी उनकी कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट है वो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ऑलराइट।
तो ओवरऑल हम इससे मैनेज कर सकते हैं, आपका इतना ज़्यादा डेंजरस डिसीज तो नहीं होता है, पर फिर भी इसमें आपका जो मेन डिसीज है वो आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD हम इनको बोलते हैं। इसमें आपका गैस्ट्रिक जो एसिड होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, वो आपका बैक फ्लो आना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपका इसोफेजियल रिंग है, इसोफेजियल जो वॉल्व है, उसकी मसल्स वीक हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से आपका बैक फ्लो हो जाता है। अब इससे जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपका हार्ट बर्न होना, रिगर्जिटेशन होना, हिस्कफ होना, हिस्की आपको बार बार आना, आपको मुंह में झार लगना, आपको जैसे अचार में लगता है टेस्ट वैसा, और जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इसके जो कॉजेस होते हैं किस कारण से हो सकता है, तो वीक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया, डिलेड स्टोमक एम्प्टी हो गया, हाइटल हर्निया, एबनॉर्मल इसोफेजियल कॉन्ट्रिक्शन, रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, कुछ मेडिकेशन जैसे कि हिस्टामाइन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइट में आपका स्पाइसी डाइट, चॉकलेट वगैरह ज्यादा लेना, कैफीन और दारू सिगरेट स्मोकिंग। साइन सिम्टम में हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन और ऑफ फूड, सोर लिक्विड, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्रॉनिक कफ, लैरिंजाइटिस, न्यू वर्सनिंग अस्थमा, डिस्टर्ब स्लीप होना, वीकनेस होना, लॉस ऑफ वेट होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हो जाएंगे, है ना। जब भी आप खाना खाएंगे स्पेशली, तब आपको एकदम हिचकी आना, हिचका पाना, खाना भी आपको नहीं खिलाएगा, तो ये भी आपका एक, इसकी वजह से आपको लीडिंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉस वेट भी आपको होगा। इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक में हम देखेंगे पीएच को आपको मॉनिटर करना है, एंडोस्कोपी आप कराना है, विजुअल एग्जामिनेशन, इसोफेजियल मैनोमेट्री जिसमें आप प्रेशर को कांटेक्ट कितना कर रहा है उसका मॉनिटर करते हैं, एक्सरे करेंगे हम बेरियम लेकर के, और ब्रेवो वायरलेस मॉनिटरिंग, पीएच को मॉनिटर करते हैं। एक डिवाइस होता है, कैप्सूल होता है, जिसको हम ओरल से इनटेक करते हैं, जो आपके पीएच को मॉनिटर करता है, वायरलेस होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका आ जाएगा, मैनेजमेंट में लाइफ स्टाइल चेंज करना है, वेट लॉस करना है, एलिवेट द हेड, हेड को आपको एलिवेटेड रखना है, खाने के जस्ट बाद आपको सोना नहीं है, अवॉइड ऐसी ड्रिंक को, ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो आपको ट्रिगर करता है, GERD को, ईटिंग स्मॉल मील, जो आप मील है वो आपका स्मॉलर होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप खाना खा सकते हैं, एक साथ नहीं खा के। अवॉइडिंग लाइंग आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जस्ट आपको सोना नहीं है, मेडिकेशन में एंटासिड आ जाएगी आपकी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर, प्रोकाइनेटिक, एसिड सप्रेसेंट, प्रोमोटिलिटी और प्रोकाइनेटिक। ठीक है, ये सब के आपको एक एक दो दो एग्जांपल मुझे बताना है, बोल राइट। ये सब के आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे कि भी मैंने नाम भी बताया था पहले। देन सर्जरी एंड प्रोसीजर्स में आपका आ जाता है फंडोप्लिकेशन, दिस इज फंडोप्लिकेशन, देन LINX डिवाइस और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, सर्जरी टू क्रिएट, इसको हम बोलते हैं एंडोसिनकेंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन, ओके दिस वन, एंड स्टेटा प्रोसीजर, नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, इंटरवेंशन और पेशेंट एजुकेशन। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।